आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। बिहार में पहले मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। सियासी पार्टियों ने वोटरों को राग़िब करने के लिए जमकर की इंतखाबी तशहीर। इलेक्शन कमीशन ने 9 रियासतों और 3 यूटीज में वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी। SIR अमल आज से किया शुरू। ममता बनर्जी ने कोलकाता में SIR के खिलाफ एक मार्च की क़यादत की। पूछा, असम के लिए SIR का ऐलान क्यों नहीं किया गया? हिंदुस्तान और इजराइल ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर किया इत्तेफाक। नई दिल्ली में दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात। और अब खबरें तफसील से। बिहार इलेक्शन में पहले मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर हुई। बिहार में पहले मरहले के तहत 6 नवंबर को पोलिंग होगी। 18 अजला के 121 हलकों के वोटर पहले मरहले में वोट डालेंगे और 1314 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। बाकी 122 सीटों के लिए पोलिंग दूसरे मरहले में 11 नवंबर को होगी। हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों ने वोटरों को राग़िब करने के लिए जमकर इंतखाबी तशहीर की। अब फैसला अवाम को करना है कि वो किसके हाथ में इख्तिदार की कुंजी देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के अमल को शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन बनाने के लिए सख्त इंतजामात किए हैं। कमीशन ने हिदायत दी कि पोलिंग बूथों पर इंतखाबी माहौल को जश्न जमहूरियत की शक्ल दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग के लिए निकलें। पुरअमन पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के भी वसी इंतजामात किए जा रहे हैं। इंतखाबी सरगर्मियों के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने आज से वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR का अमल 9 रियासतों और 3 यूटीज़ में शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस मुहिम का बरह रास्त मकसद वोटर फहरिस्तों की मुकम्मल और बारीक बीनी से जांच करना है ताकि हर अहल शहरी का इंदराज यकीनी बनाया जा सके और गैर कानूनी या गलत इंदराजात को फहरिस्त से खारिज किया जा सके। SIR के तहत मुतल्लिका ब्लॉक लेवल अहलकार BLO कम से कम 3 मरतबा हर घर का दौरा करेंगे ताकि मालूमात मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से जमा हो और किसी भी खामी की फौरी निशानदेही हो सके। अंडमान और निकोबार, जज़ायर, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में SIR कराया जा रहा है। Yes, so SIR activity has been kick-started in Kerala. Along with Kerala, it is going on in total 12 states. Yesterday, we had started distributing the forms and up to 4th of December, there is 1 month period in which the enumeration forms have to be distributed to all the households. Our BLOs are going to each and every household, distributing the forms, helping the people fill the forms and then taking back the filled forms. The process is actually quite simple. So there are some details which would already be pre-printed. मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में SIR के खिलाफ एक मार्च की क़यादत की। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया कि वोटर लिस्ट पर नजरसानी मुहिम एक खामोश पोशीदा धांधली के मुतरादिफ है जिसे BJP की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत से तरतीब दिया है। BJP पर सख्त तनकीद करते हुए बनर्जी ने कहा कि बांग्ला में बात करने का मतलब बांग्लादेशी नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए कि BJP के ज़ेर इख्तिदार असम के लिए SIR का ऐलान क्यों नहीं किया गया। वाज़ेह के असम में अगले साल इंतखाबात होने वाले हैं। आपको मदद कर सकता है। देखिए, हमारा लड़ाई रास्ता में भी जारी रहेगा। अभिषेक जो बोला है, हमारा लड़ाई कोर्ट में भी जारी रहेगा। हम इसको बूथ लेवल से हाईएस्ट लेवल तक ले जाएगा। आज जो कहते हैं हमने हिस्ट्री किया, उनको बोलना पड़ेगा सॉरी, हमने मिस्ट्री किया। मिस्ट्री हो गया, देख लिया ना ताकत किसका है।
গণতন্ত্র में ताकत है जनता को, জনগণের শক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি। मीडिया कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के एहतजाज पर मरकजी वजीर सुकांता मुजमुदार का कहना है कि ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर एसआईआर हुआ तो मुर्दा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एसआईआर का इनकाद 2002 में किया गया था और उस वक्त ममता बनर्जी ने खुद एसआईआर की हिमायत की थी। ममता बनर्जी का आदत यही है, क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर जो होगा उससे अगर डेड वोटर्स का नाम वहां से इलेक्टोरल रोल से कट जाए तो डेड वोटर्स के नाम से हर बार ममता बनर्जी के लोग, भाई भतीजे जो वोट डालते हैं, लोगों का वोट डाल देते हैं, मरे हुए लोगों का, वहां वो नहीं वोट डाल पाएंगे। इसीलिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है इसका, जबकि 2002-03 में पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है ऑलरेडी। ममता बनर्जी तब अपोजिशन लीडर थी और उस समय उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, खुद बोलते थे कि 80 लाख बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनका नाम कटना चाहिए, सीपीएम ऐसा कर रही है, घुसपैठियों को घुसा रही है। ये ममता बनर्जी का बात स्टेटमेंट था उस समय। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के सरबराह ने आज कहा कि सारी दुनिया को हिंदुस्तान से ये सबक हासिल करना चाहिए कि लड़ाइयाँ और जंगें किसी तरह से ख़त्म की जाती हैं। और एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मज़ीद कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ कौमी तकब्बुर और घमंड की वजह से आम इंसानों का खून बहाना कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। They need to learn from Operation Sindoor is how to terminate a conflict. Selection and maintenance of aim. I think that is where the world is going haywire. Right. They are forgetting their own objectives. When all these wars that are going on, how they started, with what objective they started, where have they landed up, and now it is more of maybe egos or maybe self-pride, whatever you call it. In our case, our objective was very clear, which was achieved on the very first day itself. That's right. And thereafter, at the first opportunity, when they come in, we had offered On the first day on the itself. first day itself. Yes. But that was not agreed to. But whenever the adversary came and मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए मरकजी हुकूमत की मुकर्रर करदा मुद्दत में इजाफा करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर की तमाम वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 दिसंबर तक आखिरी हद मुकर्रर की है। इस मुद्दत में इजाफे के लिए मुसलसिल नुमाइंदगी की जा रही है। चुनाचे MIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए कबूल कर ली है। इससे पहले अदालत उस्मा ने समाअत 28 अक्टूबर को मुकर्रर की थी, लेकिन समाअत ना हो सकी। असदुद्दीन ओवैसी के वकील निजाम बादशाह ने सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच पर जोर दिया कि इस मसले पर जल्द से जल्द समाअत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे कब्ल मुकर्ररा तारीख पर समाअत नहीं हो सकी और वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो 6 माह तक मोहलत दी गई थी वो भी ख़त्म हो रही है। इसके जवाब में फाजिल जजों ने कहा कि बहुत जल्द समाअत के लिए तारीख दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी के वकील ने यह दलील दी कि वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 माह की मोहलत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आए तक 5 माह गुजर गए, अब सिर्फ 1 माह बाकी रह गया है। इतने कम अरसे में मुल्क भर की वक्फ इमलाक का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज मुमकिन नहीं, इसलिए इस मोहलत में इजाफा बहुत ज़रूरी है। मरकजी हुकूमत ने 6 जून को उम्मीद पोर्टल जारी करते हुए वक्फ जायदादों को रजिस्ट्रेशन के लिए 6 माह की मोहलत मुकर्रर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हिंदुस्तान और इसराइल ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के उसूल की बुनियाद पर तिजारत, बुनियादी ढांचे और राब्ते के शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर किया। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने आज नई दिल्ली में इसराइली वज़ीर ख़ारजा गिडियोन सार से मुलाकात की। इस मौके पर S जयशंकर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अमरीका की सालिसी से तय पाने वाला गज़ा अमन मनसूबा खित्ते में देर पा अमन लाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। इसराइल के वजीर खारजा गिडियोन सार 3 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आए हुए हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी वजीर खारजा से दोनों ममालिक के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। दोनों ममालिक अगले चंद माह में इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के मुमकिना दौरे हिंद पर भी गौर कर रहे हैं। इस बातचीत में इंडिया मशरिक़ वुस्ता यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर पर अमल दरामद के हवाले से भी गुफ्तगू हुई।
जो इलाकाई राब्ते को मजबूत बनाने की एक अहम पहल है। अपने इब्तिदाई कलमात में जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान और इसराइल दोनों दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम आजमाइश के वक्त एक साथ खड़े रहे हैं। हमने एतमाद और भरोसे पर मबनी ताल्लुकात कायम किए हैं। दोनों मुमालिक दहशतगर्दी के एक मखसूस चैलेंज से दो चार हैं। जयशंकर ने गजा अमन मंसूबे का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान इन पेशरफ्तों पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हम इसराइली कैदियों की वापसी और उन अफराद की बाकियात के हवाले का खैर मकदम करते हैं जो बदकिस्मती से अपनी जानें गंवा बैठे। हिंदुस्तान गजा अमन मंसूबे की हिमायत करता है और उम्मीद करता है कि ये देरपा हल की राह हमवार करेगा। अमेरिका की सालिसी से तय पाने वाले 20 नुकाती गजा अमन मंसूबे के तहत जंगबंदी अमल में आई। इस मंसूबे के पहले मरहले में हमास ने तमाम बाकी मगवियों को रिहा किया, जबकि इसराइल ने सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों और नजरबंदों को आजाद किया। दोनों वज़राए खारजा ने दो तरफा तिजारत को बढ़ाने के तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया। जयशंकर ने कहा कि हाल ही में दो तरफा सरमायाकारी मुआहदे का इख्तिताम एक काबिल जिक्र पेशरफ्त है। ये भी अहम है कि आपके ज़रई, इख्तिसादी, सयाहती और मालियाती वज़रा ने हाल ही में हिंदुस्तान का दौरा किया है। इस मौके पर इजरायली वजीर खारजा ने कहा कि हमें याद है कि 7 अक्टूबर के हमास हमलों के बाद वजीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन करने वाले पहले आलमी रहनुमा नरेंद्र मोदी ही थे और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। हादसा मंगल की दोपहर पेश आया, जब एक मुसाफिर ट्रेन का कोच मालगाड़ी से टकराकर क्रॉस के ऊपर चढ़ गया। महकमे रेलवे के मुताबिक हादसे के फौरन बाद राहत व बचाव का अमल शुरू कर दिया गया। साथ ही हादसे की वजह का पता लगाने के लिए एक टीम तश्कील दे दी गई। इस हादसे की वजह से स्टेशन के आसपास आमद रफ्त मुतासर हुई। मालगाड़ी से मेमो ट्रेन टकराई है। मालगाड़ी के पीछे डब्बे से मेमो ट्रेन का सामने इंजन वाला डब्बा टकराया है और इसमें कुछ लोगों को घायल हुए हैं और जो भी घायल थे और हताहत थे उनको सबको निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति फंसा हुआ दिख रहा है, उसको निकालने का प्रयास जारी है और रेस्क्यू वर्क चल रहा है। तो कितने लोग घायल हुए होंगे? इस समय एग्जैक्ट संख्या बताना संभव नहीं है, लेकिन जो भी घायल थे उन सबको यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। कैजुअलिटी भी कुछ कैजुअलिटी होगी, लेकिन कैजुअलिटी की भी एग्जैक्ट संख्या आपको थोड़ी देर बाद ही मैं बता पाऊंगा। कोरबा साइड से लोकल ट्रेन आ रही थी और सामने में गुड्स ट्रेन जा रही थी। रतौरा और बिलासपुर के बीच की घटना है। बिलासपुर साइड जा रही थी ट्रेन। इन दोनों ट्रेन के बीच में लास्ट बोगी और फर्स्ट बोगी जो है उसमें आपस में एक्सीडेंट हुआ है और इसके कारण से घटना हुई है। इसमें अभी तक 4 कैजुअलिटी का पता लगा है। ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चली। राजस्थान में हालिया सड़क हादसात के तनाजुर में वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने जयपुर में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि नशे की हालत में ड्राइविंग करने वालों के लाइसेंस मनसूख किए जाएं और रोड सेफ्टी मुहिम के जरिए ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के बाकायदा इजलास मुनक्किद करने में नाकाम रहने वाले ज़िला कलेक्टरों को भी जवाब तलब करने की हिदायत की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हैवी व्हीकल लाइसेंस की तजदीद के लिए जमा कराई गई आंखों के टेस्ट की रिपोर्ट गलत पाई गई तो उसे जारी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क से नक्सलिज्म को ख़त्म करने के मिशन पर बात करते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुंदर राज ने कहा कि नक्सली बहुत जल्द तारीख बन जाएंगे। Of the comprehensive action plan which have been implementing in Bastar region and other parts of the LW area. So we have recorded more than 450 Naxal cadet body in the last couple of seasons, and as I mentioned, it's more than 2,200 Maoist cadets. They have decided to shun violence and join the mainstream, and we have as a action plan the development works. We have given a lot of push to the development works, particularly the connectivity projects like road connectivity, bridge connectivity and mobile connectivity, so the native population they could connect to the outside world, they could learn for themselves what is happening in the rest of the country, rest of the world, and similarly पुलिस ने कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक 20 साला कॉलेज की तालिबा के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन को
فرار ہونے کی کوشش کے دوران ان کی ٹانگوں پر گولی لگی ہے. انہیں علاج کے لیے کوئمبٹور میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا. With regard to the incident, the condition of the victim and the complainant, it's stable now. They are being given counseling, and 3 persons who were involved in this incident have been secured, and they have been under treatment at GH Coimbatore. So how many people have been arrested in this case? 3 persons have been arrested in this case. So they are. دہلی میں سفارت خانہ جمہوری اسلامی ایران نئی دہلی کے زیر اہتمام ایران کلچر ہاؤس میں ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا. پروگرام میں مختلف علمی و سماجی شخصیات نے گفتگو کی، جن میں ایران کے سپریم لیڈر کے ڈپٹی نمائندہ ڈاکٹر محمد حسین ضیاء، کلچرل کاؤنسلر ڈاکٹر فرید الدین فرید، ڈاکٹر سید علی کاظم، سینئر صحافی قمر آغا، ڈاکٹر تسلیم رحمانی اور دشا راجندر مشرا شامل تھے. مقررین نے استعماریت کی مغربی و مشرقی تعبیرات، گاندھی و امام خمینی کی فکر، نو آبادیاتی ذہن سازی اور تعلیمی نظام پر اثرات جیسے موضوعات پر اظہار خیال کیا. اس موقع پر تہذیبی و فکری جہتوں سے مغرب اور مشرق کے درمیان پائے جانے والے اختلافات پر بھی روشنی ڈالی گئی. کہ جب بھی ہم ریشنلٹی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ویسٹ ورسز ایسٹرن سویلائزیشن کی بات چل رہی تھی، اور جہاں بھی نالج بیس سسٹمز کی بات آ رہی ہے، کیونکہ میرا کہیں نہ کہیں جڑاؤ انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز میں تھا. سو انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز کے روٹ پہ مجھے بات کر کے اس کو اسپریچول ٹچ لینا تھا. مطلب میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ کلاسیکل وزڈم یا ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ماڈرنزم کو جب مرج کرتے ہیں تبھی ہم کہیں نہ کہیں بیلنس لے کے چل سکتے ہیں. سو وہاں پہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ ہم اپنے جو دل ہے یعنی کہ قلب ہے اس کو کیسے سینٹر مطلب بناتے ہیں انٹلیکٹ کا. مطلب وہ کہیں نہ کہیں ہماری مائنڈ کی اوور تھنکنگ کو یا جو بھی ہے جو ویسٹرن ہم کو آئیڈیالوجیز دے رکھی ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ کرب کرتا ہے اور وہ ایک نیا اپروچ دے رہا ہے. سمپوزیم کا بڑا لیول پہ جو موضوع تھا وہ تو مشرق اور مغرب کے مابین جو ایک فرق چلا آ رہا ہے بہت زمانے سے، اس کو لے کر لارجر پرسپیکٹیو میں تھی یہ گفتگو. اور میرا تھا کہ مغربی استبداد کا ارتقاء اور اس کا محاصل کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو اب اس موقع پہ ایک زمانہ ہو گیا، لیکن اب سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ذہنی غلامی کا شکار تو رہے ہیں. ایک لمبا عرصہ ہوا کہ مغرب کا جو انداز کار تھا کہ ملکوں پر قبضہ کرنا اور وہاں کی حکومتوں میں شامل ہو جانا اور وہاں لوکل گورنمنٹس کو ڈسلوج کر کے اپنی حکومتیں بنانا، اب وہ طریقہ کار ختم ہو گیا ہے. تو وہ کولڈ وار کا زمانہ. سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے اس سال نیشنل ساہتیہ اتسو کا انعقاد 14, 15, 16 نومبر کو گلبرگہ میں کیا جائے گا. یہ 3 روزہ تہوار ادب، فنون لطیفہ اور تعلیمی فعالیت کا ایک حسین امتزاج ہوگا، جس میں ملک بھر سے طلباء، ادبی شخصیات اور اسکالرز شرکت کریں گے. فیڈریشن کے ذمہ داروں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس پروگرام کی تفصیلات بتائی. انشاءاللہ اس بار یہ ساہتیہ اتسو کا اناگریشن یہ کیندر ساہتیہ اکیڈمی ونر شری مڈنگوڈو چنسوامی یہ اناگریشن کرے گا انشاءاللہ. وہ ہے اس ساہتیہ اتسو کا چیف گیسٹ. یہ ادبی اور ثقافتی کمپٹیشن میں ساہتیہ اتسو میں سب کو خوش آمدید دے رہا. سوڈان میں قیامت خیز خانہ جنگی جاری ہے اور والدین کے سامنے سینکڑوں بچے قتل کیے گئے ہیں. پرتشدد واقعات کے نتیجے میں ہزاروں افراد محصور ہیں. اجتماعی قتل عام، جنسی تشدد، لوٹ مار اور اغوا کے واقعات بدستور جاری ہیں. اقوام متحدہ نے بتایا کہ اب تک 65,000 سے زائد افراد شہر سے نکل چکے ہیں. جرمن سفارتکار جوہان ویڈفل نے موجودہ صورتحال کو قیامت خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران بنتا جا رہا ہے. پیش ہے رپورٹ. سوڈان کے شہر الفاشر سے فرار ہونے والے عینی شاہدین نے انکشاف کیا ہے کہ نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے جنگجوؤں نے شہر پر قبضے کے دوران بچوں کو والدین کے سامنے قتل کیا، خاندانوں کو الگ کر دیا اور شہریوں کو
महफूज इलाकों में जाने से रोक दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जंगजुओं ने उम्र, नस्ल और जिन्स की बुनियाद पर शहरियों को अलग किया। कई अफराद को तावान के बदले हिरासत में रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले चंद दिनों में सैकड़ों शहरी मारे गए, जबकि बाज अंदाजों के मुताबिक 2000 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर हुआ है कि अल-फाशिर में दर्जनों मुकामात पर इज्तिमाई कब्रें और लाशें देखी गई हैं। कत्लेआम अब भी जारी है। सूडान में जारी ये खाना जंगी अब मुल्क को मशरकी और मगरबी हिस्सों में तकसीम कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग के नतीजे में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद बेघर और हजारों हलाक हो चुके हैं, जबकि खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत ने इंसानी अलमिया पैदा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि दारफुर के मशरिक़ में वाक़े कुर्दफान के इलाके से 36,000 से ज्यादा सूडानी शहरी कस्बों और देहातों से नकले मकानी कर चुके हैं। जंग के दायरे कार में तोसी उस वक्त हुई जब RSF ने दारफुर में फौज के आखिरी मजबूत गढ़ अल-फाशिर पर कब्जा कर लिया। RSF ने वहां एक मुतवाज़ी इंतजामिया कायम कर ली है जो हुकूमत को चैलेंज कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे के मुताबिक सूडानी शहर अल-फाशिर से 60,000 से ज्यादा अफराद नकले मकानी कर चुके हैं। अल-फाशिर में बड़े पैमाने पर सजाए मौत देने और इंसानियत के खिलाफ जराइम की इत्तलात मौसूल हुई हैं। RSF के जंगजों ने 18 माह के मुहासरे के बाद शहर पर धावा बोल दिया था। तशद्दुद से फरार होने वालों की बड़ी तादाद अल-फाशिर से 80 किलोमीटर दूर ताविला में पनाह लिए हुए है। अल-फाशिर में खवातीन के साथ बदसलूकी की भी इत्तलात हैं, जबकि एजेंसी को मुतासरा अफराद के लिए पनाह गाहें और खुराक का बंदोबस्त करने में भी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि हर बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार था। एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा लोग अब भी अल-फाशिर में फंसे हुए हैं, जो मगरबी इलाके दारफुर में फौज का आखिरी गढ़ था। वाज़ेह है कि सूडानी फोर्सेस और RSF के दरमियान 2 बरसों से झड़पें जारी हैं और इस दौरान सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इतवार को RSF ने कई माह के मुहासरे के बाद अल-फाशिर का कंट्रोल संभाल लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया है। दोहा में दूसरे आलमी सरबराही इजलास बराए समाजी तरक्की के मौके पर मीडिया से बात करते हुए गुतरेस ने कहा कि उन्हें गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकों को अमन मुआहदे के पहले मरहले के लिए किए गए फैसलों पर लाजमी अमल करना चाहिए। गुरु नानक देव के 556वें यौम पैदाइश से मुतल्लिक़ तक़रीबात में शिरकत के लिए तकरीबन 2100 हिंदुस्तानी सिख यात्री मंगल को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मई में 4 रोज़ा झड़प के बाद दोनों ममालिक के दरमियान यह पहला अवामी राब्ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने गुरु नानक देव के यौम पैदाइश में शिरकत के लिए हिंदुस्तानी सिखों को 2150 वीज़े जारी किए थे। गुरु नानक जयंती की मरकज़ी तक़रीबात बुध को लाहौर से 80 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा जन्मस्थान में होंगी। पाकिस्तान में जन्मस्थान और करतारपुर साहब समेत तमाम गुरुद्वारों को रोशनियों से सजाया गया। पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद मई में 4 रोज़ा झड़पों के बाद मई से नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान तनाव बरकरार है। मई के बाद से दोनों ममालिक ने तकरीबन तमाम राबते मुनक़ता कर दिए हैं और एक दूसरे पर अपने फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। मुल्क के दारकूमत नई दिल्ली में पोल्यूशन यानी माहौलियाती आलूदगी इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। इस शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का मसला हमेशा से ही तशवीशनाक रहा है। दिल्ली NCR के स्कूलों ने आलूदगी की ख़तरनाक सतह के पेश नज़र अपने तलबा को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर अपनानी शुरू कर दी। विद्याबिल भवन स्कूल में तलबा में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि तमाम आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गईं। सुबह की दुआएं और जिस्मानी तरबियत PT के सेशन अब अंदरूनी कमरों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। बच्चों को महफूज रखने के लिए उन्हें मुतहरिक रखने के लिए ITL पब्लिक स्कूल ने अंदरूनी तफरीही सरगर्मियों जैसे योगा, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। गाज़ियाबाद के स्कूलों में भी सख्त एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। वालिदैन की अंजुमनों ने दिल्ली हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ते हुए खांसी, नज़ला और सरदर्द के मामलात के पेश नज़र स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस में मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। खबर दिन भर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।